अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ, मेरे चैनल पर हैं और आप देख रहे हैं ये वीडियो। जी हाँ, जैसा आप देख ही रहे हैं कि आज जी दिवाली है, मेन फेस्टिवल है दिवाली का आज और कल छोटी दिवाली थी और उस पर भी हमने शोज़ किए थे और आज भी हम सारा दिन जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे इनवाइट करके रखा है, तो मेरा ख़्याल है मैं शो के बाद जो है नॉन स्टॉप डिफरेंट चैनल्स पर आपको दिखाई दूँगी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं, बाकी तो ख़ैर वो लिंक जो है वो हमारे फ्रेंड्स शेयर कर देंगे भारत से। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ बहुत से लोग मुझे कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि जी आप साड़ी पहन कर आइए, साड़ी पहन कर आइए, तो जी मैं साड़ी में हाज़िर हूँ और दूसरी बात ये कि ये साड़ी मुझे लास्ट ईयर जो है वो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिला था, उसके साथ ये कंगन, गले का नेकलेस, झुमके, बहुत कुछ और मिठाई तो हर साल ही आती है, तो इस साल भी मिठाई भी मिली है और वो भी मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया इंडियन हाई कमीशन का भी और वैसे भी एक साड़ी और भी मुझे उन्होंने गिफ्ट की है, जो अभी तक मैं रख के बैठी हुई हूँ और अभी तक मैंने उसका ब्लाउज़ वगैरह नहीं बनवाया है, वो भी जल्दी मैं टेलर को दूँगी और उसके बाद वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊँगी। लेकिन ख़ैर आज हम दिवाली का सेकंड डे है और हम बात करेंगे डेफ़िनेटली दिवाली की भी। सबको बहुत-बहुत मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएँ, मुबारकबाद और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए और जिनके जो लोग अगर कोई बीमार है या कोई और टेंशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई किसी फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो आई विश कि वो ठीक हो जाए और आप लोग जो हैं वो खुश रहें। बहरहाल बात हम करेंगे मरियम नवाज़ की। जी हाँ, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि वो एक चिट्ठी लिखने लगी हैं, लेटर लिखने लगी हैं, खत लिखने लगी हैं और सोच रही हैं कि जी पंजाब के जो सीएम इंडिया में उनसे बात की जाए और ज़ाहिर है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन को लेकर उनसे वो बात करेंगी। लेकिन साथ-साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया बताया जा रहा है। तकरीबन 1400 फैमिलीज़ हैं, हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीस का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारे यहाँ जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज़ में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान हैं। मतलब ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज़ को मिली है और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं हुई, या तो मार्स पे रहती हैं या डेफ़िनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं। जब उनको यही नहीं पता जो हम लोगों के गले फट गए बोल-बोल के ना सिर्फ़ अपने चैनल पे बल्कि इंडियन चैनल्स पे भी जब जाते हैं और माइनॉरिटीज़ के इश्यू उठते हैं, कितनी बार मंदिर तोड़े गए, कितनी बार गुरुद्वारे गिराए गए, कितनी बार चर्च जलाए गए, लेकिन हमारी पंजाब की सीएम जो है उनका कहना ये है कि वो बहुत परेशान हुई हैं, उनको अचानक से उनको पता लगा है कि जी ऐसा भी होता है। चलें कोई बात नहीं, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलें अगर अब आपको पता लग गया है तो मैडम अभी कुछ काम कर लीजिए, अभी कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स उठा लीजिए, कोई पॉलिसीज़ बना लीजिए जिससे कि जो लोग रह गए हैं हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के या किसी भी दूसरे रिलीजन के, उनके साथ जो गलत बर्ताव किया जाता है, जो गलत बिहेवियर हमारे यहाँ रहता है, जो इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, तो वो ना किया जाए। जो बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है ज़बरदस्ती, जैसे मैं कई बार कह चुकी हूँ कि उनके रिलीजन चेंज करवाए जाते हैं, उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई जाती हैं, आप अगर उसको रोक पाएँ, तो भी आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि चलें कभी ना कभी तो आपको पता लगा ही, या अभी ये सब कुछ पता लगने के बाद आप यही सोचती रहेंगी कि मैं क्या करूँ और उसमें ही जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी, यानी कि टाइम पूरा हो जाएगा और फिर इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा। तो उससे पहले ही कुछ कर लीजिए तो बेहतर होगा। वैसे तो आपको यही देख कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 1400 फैमिलीज़ मिली, जिनको आप जो है वो द दिवाली के मौके पर कुछ गिफ्ट दे पाई। यही देखकर आपको परेशान हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे 26 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ 1400 फैमिलीज़ मिली, जिनको या 1400 लोग ऐसे मिले जिनको कि आप हिंदू कम्युनिटी के, जिन्हें आपने दिवाली के मौके पर मिठाई दी या फिर ईदी या क जो कह लीजिए जो आपने कैश दिया, वो देने के काबिल रही हैं आप। यानी कि इतने कम लोग हैं यहाँ पर कि किसी तरीके से 2000 लोग भी आपको नहीं मिले।
और ये खैर बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ही हाल कुछ सिंध में है, ऐसा ही हाल आगे दूसरी जो पाकिस्तान की सिटीज है वहां पर भी कुछ इसी किस्म का हाल है। लेकिन खैर मरियम नवाज साहिबा को अगर आज पता लग ही गया है तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जी इन चीजों को सही किया जाए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। हम आपको बता दें कि जी पीआईए को प्राइवेटाइज कराने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गवर्नमेंट बहुत कह रही है कि जी इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, लेकिन अब हुआ ये है कि कई प्राइवेट कंपनीज जो पीआईए को खरीदने में पहले इंटरेस्टेड थी और या बात की या उन्हें इनवाइट किया गया था, उनमें से किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया है पीआईए को खरीदने में। अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लेकर बैठी है पीआईए, और पीआईए ले लो, पीआईए ले लो, पीआईए ले लो कर रही है, लेकिन कोई पीआईए लेने को तैयार नहीं है। जितनी भी कंपनीज को इनवाइट किया गया था, आज की खबर और अभी तक जब तक मैंने चेक किया आज तक की खबर के मुताबिक उन कंपनीज ने इनकार कर दिया है और वो थैंक यू वेरी मच कह के समोसे चाय पीकर चले गए, समोसे खाकर चाय पी के चले गए। तो आप लोग भी ना पीछे लग जाया करें। मगर खैर पीआईए का हाल पहले ही खराब था और पहले भी यही लग रहा था कि कोई खास कंपनी जो है वो आगे की तरफ नहीं आएगी, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि हो सकता है सऊदी अरब या फिर यूएई या कतर इनमें से कोई जो है पीआईए को खरीद ले, लेकिन ऐसा होता हुआ भी हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी उसमें जाहिर है जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2.2 बिलियन डॉलर के बजाय उन्होंने 2.8 बिलियन डॉलर्स तो जरूर कर दिए हैं, मगर उससे आगे कुछ नहीं। वो पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो भी बताई नहीं गई हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के बाद जो है बिल्कुल डेफिनेटली कतर के दौरे पे पहुंच गए हैं। दोहा में उनकी मीटिंग हुई है और वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो बैठे हैं, बात कर रहे हैं और उनको भी शायद इस बात के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है कि कतर भी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन क्या आपने अपनी सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लिए हैं? आज भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के शहर से जो है कोई रशियन नेशनल थे, उनको जी किडनैप किया गया है और ये बात जो है वो सोशल मीडिया की हद तक है और फॉरेन ऑफिस का कहना ये था कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही ये खबर कंफर्म होगी उसके बाद हम ढूंढेंगे और पता करेंगे कि आखिर वो साहब को ले गए तो कहाँ ले गए। ये तो हाल है पाकिस्तान में। चाइनीज को तो आप जानते ही जिस तरह से अटैक किया जाता है चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज इंजीनियर्स को, और जो लोग चाइना से पाकिस्तान में काम करने के लिए आते हैं उनका क्या हशर किया जाता है, किस खौफ के माहौल में वो यहाँ पर आते हैं और अक्सर तो उनमें से हो सकता है भाग ही जाते हो। तो जब शहबाज शरीफ साहब किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या कुछ भी, तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि अपने यहाँ की सिक्योरिटी का हाल जो है पहले ठीक किया जाए, उसके बाद ही किसी को आप इनविटेशन दीजिए। क्योंकि कई बार हम चाइना से माफी मांग चुके हैं कि जी आपके वर्कर्स मारे गए, सॉरी, बड़ा अफसोस है। चाइनीज एम्बेसी में प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, प्रेसिडेंट भी जाते हैं और इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब का एक विजिट चाइना का जो है वो एकदम तैयार है और वो 4 नवंबर से 7 नवंबर तक चाइना में होंगे। डेफिनेटली चाइना को मनाया जाएगा, चाइना के साथ बात की जाएगी कि जी जो आपके वर्कर्स हम ठका ठक मारे चले जा रहे हैं उसके ऊपर आप माइंड ना कीजिए, वैसे ही आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2-4 अगर हमने कम कर दिए तो इतना क्या रो रहे हो। लेकिन बात सारी है कि मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो किसी तरह से भी अब पाकिस्तान की कोई बात सुनने के लिए तैयार होगा। उसका एक मेन रीजन तो ये है कि अब उनकी बातचीत हो गई है, दोस्ती हो गई है भारत के साथ। जहां पर अगर उनके लोगों का कोई झगड़ा होता है, कोई टेंशन होती है या कोई लड़ाई झगड़ा या जंग कह लीजिए, जंग तो खैर अभी तक हुई कोई खास नहीं है 62 के बाद, लेकिन अगर किसी किस्म की झड़प होती है तो वो बॉर्डर पर होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी हमने ये खबर सुनी हो कि भारत में कोई चाइनीज वर्कर गया हो या कोई चाइनीज सिटीजन गया हो और उसको जान से मार दिया गया हो। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कितनी बार आप चाइना को समझाएंगे कि जी बस इत्तेफाक से चल गया, कितनी बार कहेंगे कि जी बस आइंदा हम नहीं होने देंगे, कितनी बार आप कहेंगे कि बीएलए कर रहा है, टीटीपी कर रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और इसी किस्म की कहानियां जो है वो कितनी बार जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सुना पाएगी या कर पाएगी। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि हमें चाइना की जरूरत इस वक्त ज्यादा है और शायद चाइना को हमारी जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, कम हो गई है। और उसकी मेन रीजन यही है कि भारत के साथ
उनकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई है और ट्रेड तो कभी बंद हुई ही नहीं थी, लेकिन अब टर्म्स पहले से भी ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। और अगर ऐसा ही रहा, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए, और बहुत से लोगों का कहना ये कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से दोस्ती हुई है और ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन जितने दिन भी चलने वाली है हमारी तो वाट लगी जाएगी ना। अगर 2-4 साल भी घसीट लिए हिंदुस्तान और चाइना ने आपस में, और वो जो पहले नारा लगाते थे हिंदी चीनी भाई भाई, अगर वो फिर हिंदी चीनी भाई भाई हो गए तो हमारा क्या होगा, यानी तेरा क्या होगा कालिया। मेरा ख्याल है ये बात जो है यकीनन भारत के लोग कहेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी होती, हमारे टर्म सबके साथ बेहतर होते, तो फिर हमें शायद ये खतरा ना होता। लेकिन हम हमेशा किसी ना किसी कैंप का हिस्सा बने रहे हैं, कभी अमेरिका का और कभी चाइना का, और यही रीजन है कि हमें ये सब परेशानी, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर तो खैर हम नजर रखेंगे ही और देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से चाइना जाने के लिए जो आसिफ अली जरदारी साहब तैयार हुए हैं या जाने वाले हैं, उसको देखकर यही लगता है कि चाइना को एक बार फिर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कहा जाएगा कि जी आप अपने वर्कर्स को भेजते रहिए, पाकिस्तान के साथ जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं उसको चलाते रहिए, हमें पैसा हमें देते रहिए, बाकी आपके 2-4 लोग जो मारे गए हैं उस पर हमें बहुत अफसोस है। 2-4 लोग तो नहीं, मेरे ख्याल है काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइमिंग्स में, तो उसके ऊपर जी हमें अफसोस है। और साथ साथ जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का हमेशा से एक तरीका रहा है कि अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, हमारी तो हमें तो पता ही नहीं था जी कैसा हो रहा है, ये तो बीएलए वाले कर देते हैं, ये तो कभी टीटीपी का नाम हो जाता है। लेकिन बहरहाल ऐसा हो रहा है। और अब ऐसी सूरत में क्या इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएगा कतर? क्या सऊदी अरब ने जैसे कहा है, वो खैर सऊदी अरब और कतर इस वजह से भी हो सकता है तैयार हो जाए कि वो अपने वर्कर्स तो भेजते नहीं इसलिए कि या हबीबी को काम करना नहीं आता, या हबीबी जो है वो ऑयल की कमाई हो गई, हज उम्रे से जो पैसा मिलता है उससे अपना गुजारा चलाते हैं और एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि अपनी इकोनॉमी लेकर बैठे हैं। लेकिन उनके यहाँ से आपने कभी सुना है कि कोई कतर का कोई यहाँ पर आया हो काम करने के लिए, सऊदी अरब से कोई वर्कर्स आए हो, या किसी और गल्फ कंट्री से पाकिस्तान में या दुनिया की किसी कंट्री में कोई गया हो कि जी हमने काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ अपना पैसा देते हैं, अपनी जान खतरे में नहीं डालते, और वैसे उनको काम मेरा ख्याल है आता भी नहीं है। वो सिर्फ दूसरों से ही काम करवाते हैं। जितना आप देख लीजिए, चाहे वो दुबई हो, यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कोई भी गल्फ कंट्रीज हो, वहां पे काम करने वाले आपको एशियंस ही नजर आएंगे या यूरोपियन इवन नजर आएंगे, जो कि उनके यहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं या उनके सिस्टम को चला रहे हैं। यहाँ तक कि ऑयल जो, या हबीबी क्या जो ऑयल होता है, उस ऑयल को भी रिफाइन करने के लिए उनको काफिरों की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद वो यूरोपियंस को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तेल का कुआं तो निकल आया है, अब इसमें से तेल कैसे निकलेगा ये आप बताइए। तो डेफिनेटली इसलिए हमें यहाँ पर अगर हम कहें कि जी गल्फ कंट्रीज वाले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें तो कोई डर नहीं लग रहा जी, वो तो जरा भी डरते नहीं है, वो तो आराम से कह रहे हैं हाँ हम पैसा लगा देंगे। तो उसकी वजह यही है कि उनके वर्कर्स नहीं मारे जा रहे, क्योंकि उनके वर्कर्स हैं ही कोई नहीं। उनके यहाँ तो हम ही वर्कर हैं। उनके यहाँ आप देख लीजिए, जाके सऊदी अरब देख लीजिए, किसी भी गल्फ कंट्री में देख लीजिए, कोई ना कोई पाकिस्तानी ही आपको दिखेगा, या हिंदुस्तानी जो आपको टैक्सी चलाता हुआ दिखेगा, आपको काम करता दिखेगा। जो इंडियंस हैं वो तो ज्यादातर आपको जो है वो दिखेंगे किसी बड़े बड़े ऑफिस में बैठे होंगे, जो उनके इंटरनेशनली जो उनके ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हैंडल कर रहे होंगे। और 2-4 इंडियंस हो सकता है टैक्सी भी चला रहे हो, और मुझे एक आध मिला दुबई में। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में के ज्यादातर लोग जो हैं, यानी कि पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं, वो तो वहां पे छोटा मोटा काम लेबर का या फिर टैक्सी चलाने का इस किस्म के काम कर रहे हैं, और बाकी 30% जो है हाँ वो कहीं ऑफिस में है और कोई ढंग का काम कर रहे हैं। मगर अगर आप बाकी कंट्रीज में जाके देखें और किसी से पूछें कि आपके यहाँ कोई कतर का कोई आदमी है जो आपके यहाँ काम करता हो, मजदूरी करता हो, टैक्सी चलाता हो, कुछ और करता हो, या कोई सऊदी अरब से या गल्फ कंट्री से किसी भी जगह से, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि नहीं, वहां से कोई नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि वो लोग जो है अभी फिलहाल जब तक ऑयल की कमाई चल रही है। अभी एमबीएस ने अचानक से कहा कि जी हम तो यूरोप बना देंगे, बहुत सी चीजें उन्होंने अपने यहाँ चेंज कर दी हैं। अब वहां पे फीमेल्स ड्राइव भी कर सकती हैं, वहां पे म्यूजिक कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, वहां पे कई तरह की वो चीजें हो रही हैं जो पहले सऊदी अरब में सोची भी नहीं जा सकती थी। कई लोगों का ख्याल होगा ओह एमबीएस तो बहुत मॉडर्न आदमी है, वो तो बड़े तरीके से चल रहे। बिल्कुल ऐसी बात है, वो बहुत मॉडर्न आदमी है, बहुत तरीके से भी चल रहे, लेकिन साथ साथ उनको अपना फ्यूचर भी पता है। उन्हें पता है
तेल के कुएं में तेल खत्म होता जा रहा है। जी हाँ, अब उनके पास इतना तेल या वो नहीं रहा जो वो तेल और फ्यूल वो बेचकर, पेट्रोल बेचकर जो वो गुजारा किया करते थे। तो ऑयल की कमाई जो है वो कम होती जा रही है और एक टाइम आएगा मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट 8 से 10 साल में खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है तेल कितना चलेगा, उनके तेल के कुएं कितना चलेंगे। तो अब वो बात जो है वो सऊदी अरब को समझ में आ गई है, यानी कि उनको पता है कि अब इस वाली इकोनॉमी के ऊपर वो नहीं चल सकते, अब उनको बाकी दुनिया की तरह थोड़ा-सा नॉर्मल होना पड़ेगा, इसलिए वो टूरिज़्म की तरफ आए हैं। और अब उन्होंने अपने लिए जो है ये कह दिया है कि जी वहाँ पे म्यूज़िक कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सिंगर अबरारुल हक को भी मैंने देखा 2-3 दिन पहले वो वहाँ सऊदी अरब में खड़े होके अपने गाने गा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने इसी वजह से फीमेल्स को भी परमिशन दी है कि वो ड्राइव भी कर सकती हैं और कई तरह की पाबंदियाँ जो थी वो ख़त्म की गई हैं सऊदी अरब में। तो पाकिस्तान को भी इस तरफ सोचना होगा कि हमें भी अपने यहाँ कुछ ऐसा माहौल, अपने यहाँ कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जिससे कि सिक्योरिटी हमारी बेहतर हो और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको अपने जान और माल का खतरा ना हो, ताकि हमारे यहाँ से भी जो है वो टूरिज्म भी बढ़े और लोग आए, ताकि हम भी कुछ टूरिस्ट वगैरह जो है उनकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चले। इसके लिए सऊदी अरब हमारे लिए एकदम बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से सऊदी अरब वाले काम कर रहे हैं और हम तो हर चीज़ में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जैसे ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे मानेगा, पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि हम तो हर बात में सऊदीया को फॉलो करते हैं, सऊदीया के किसी बात को हम टाल नहीं सकते। तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर रहा होगा और पाकिस्तान में भी इसराइल की जो है वो एम्बेसी होगी, और मेरे ख्याल है ऐसा होना भी चाहिए। सारी दुनिया जो है वो इज़राइल के साथ बात कर रही है, उसके साथ ट्रेड कर रही है या उसके साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, और हमें पता नहीं कौन-सा बुखार चढ़ा है कि हमने कहना है कि नहीं जी हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि जी हम हर जगह जा सकते हैं, लेकिन इज़राइल नहीं जा सकते। और इसी किस्म की जो पाबंदियाँ हमने अपने ऊपर लगा कर रखी हैं, खामा-खाई की जो नौटंकियाँ हम करते हैं, उसमें से हमें निकलना होगा और तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो अच्छा काम करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। उन लोगों को आगे लाना होगा, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने की तरफ ही जाना होगा। उसके अलावा बचाव का कोई दूसरा रास्ता हमें तो दिखाई नहीं देता। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।